हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, इस वक्त जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है कि जो कि रशिया के सदर पुतिन की जो मुलाकात हो रही है भारत के अंदर नरेंद्र मोदी से, जिसको मोदी पुतिन समिट कहा जा रहा है। और ये बातें चल रही हैं कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो डिफेंस तक नहीं रहने चाहिए, वो इनोवेशन तक भी जाने चाहिए, वो डेवलपमेंट में भी जाने चाहिए, वो प्रोडक्शन में भी जाने चाहिए। और जो इस वक्त सबसे बड़ी एक समझें कि इंडिया को एडवांटेज होने वाला है, वो ये है कि इसकी बहुत सारी ज़ाहिर बात है, डिफेंस के कॉर्पोरेशन भी हैं, फॉरेन पॉलिसी की चीज़ें भी हैं। मैं पहले शुरू करता हूँ एक-एक करके। डिफेंस की पहले बात करते हैं। आपको पता है कि एस-400 इंडिया ने लिया, और जो कि तकरीबन $5.4 बिलियन डॉलर का था। बड़ा एक मंसूबा था, जो कि अमेरिका को नाराज़ करते हुए लिया गया। और ये अब ज़ाहिर बात है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि इंडियन एयर फोर्स को मिला है, जो कि इंडिया की जिसने बहुत मैनीफोल्ड कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी एनहांस कर दी है। दूसरा ये है कि जो 7 लाख AK-203 जो राइफल हैं वो इंडिया को मिल रही है। ये एक AK-47 की एडवांस वर्जन है, और ये कहा जाता है कि 600 बुलेट्स 1 मिनट के अंदर ये फायर करती है, 600 बुलेट। और दूसरा ये कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है ये भी इंडिया में वो कर रहे हैं, ये भी प्लान है। अब इसमें और ये तकरीबन मेरा ख्याल है कोई जिसको अगर आप कह लें कि ये कोई कामन बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट है। और ये AK-203 असॉल्ट राइफल जो है जिसे $681 मिलियन के जो है वो इक्वल होगा। एनी हाउ, इसकी फाइनल कॉस्ट तो बाद में आ जाएगी, लेकिन ये दोनों मुआहदे पहले तो हो चुका है, लेकिन ये मुआहदा जो है ये भी ऑन कार्ड्स है, ये होना है। वैसे मैं अगर आपको बताऊं, मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट देख रहा था, जिसमें जो इंडियाज आर्म्स एज ए सप्लायर है, एज ए रशिया का अगर आप देखें तो ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा अगर रशिया ने इंडिया को वेपन्स दिए हैं, तो वो 2011 से लेके 20 तक जो है वो वेपन दिया गया। तकरीबन $20 अरब के वेपन तकरीबन तकरीबन जो हैं वो आए हैं रशिया से। जबकि 2001 से लेके 2010 तक, यानी कि पिछली डेकेड जो है, उसमें $15 अरब के वेपन आए हैं। जबकि 1991 से लेके 2000 तक आ जाए तो वो $7-8 अरब का वेपन इंडिया ने रशिया से लिया है। आई एम टॉकिंग ऑफ रशिया अलोन, स्टार्टिंग फ्रॉम 1991 टिल 2020, ये जो अभी है, पिछले 30 सालों में आप समझ लें कि 20 बिलियन एंड देन 15 बिलियन, 35 और 8 जो है आपका 43 बिलियन, ऑलमोस्ट $45 बिलियन का इंडिया ने असला रशिया से लिया है पिछले 30 सालों में। जबकि अमेरिका का जो है वो जारी बात है, इस पिछले अरसे में कुछ ज्यादा असला नहीं लिया गया। 1991 और 2000 के दरमियान तो अमेरिका ने असला दिया ही नहीं इंडिया को। फिर जो है 2001 से लेके 2010 के कुल थोड़े मिलियंस का था। फिर 2011 से 2020 तक जो है तकरीबन $4.5 बिलियन का असला अमेरिका ने इंडिया को दिया है। इसी तरह फ्रांस है, फ्रांस को भी अभी 11 to 20, अगर आप 2011 से 2020 तक आए तो तकरीबन 2.5 या $3 अरब की ये सेल हुई है। उसके अलावा इसराइल, यूके, जो बाकी ममालिक हैं, यूके के साथ थोड़ा कंसिस्टेंट रहा, लेकिन रशिया के साथ उनकी बड़ी एक कंसिस्टेंट डील रही है। जैसे मैंने बताया, ऑलमोस्ट $45 बिलियन वेपन स्टार्टिंग फ्रॉम 1991 टिल 2020 तक की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अब देखें कि ये क्या कर रहे हैं, जो कि एक जिसको मैं बड़ी डेवलपमेंट समझता हूँ, जिस डेवलपमेंट को समझना चाहिए, और वो है कि 2+2 पे बड़ा फोकस हो रहा है। अब जो 2+2 था, बेसिकली अमेरिकन ने शुरू किया, और 2+2 डायलॉग मींस कि जो फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये आपस में इंगेज करेंगे। अच्छा, जब 2+2 डायलॉग होगा तो उसमें, और अभी इट इज एक्सपेक्टेड ये होना है, तो ये एक बड़ी बार्गेन है, एक चिप होगी, जारी बात है, दोनों ममालिक की एक दूसरे के ऊपर। और इंडियंस नहीं चाहते कि रशिया जो है दैट शुड बी कंप्लीटली इन चाइनीज फोल्ड। रशियंस इंडियंस चाहते हैं, हालांकि रशियंस परेशान थे द वे इंडिया वाज टिल्टिंग टुवर्ड्स क्वाड,
लेकिन रिसेंटली कुछ जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री से, वो ये कि हम समझते हैं कि जो इंडिया है वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लूज नहीं करेगा, और वो एज ए सैटेलाइट, वो एक ऐसी सैटेलाइट स्टेट नहीं बनेगा जिस तरह अमेरिका उसको चाहता है। इस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। सो इट सीम के या तो ट्रम्प, पुतिन के आने की वजह से वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे थे, या वो समझ रहे हैं कि वाकई जो क्वाड के अंदर, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर जो मिलिट्री कंपोनेंट ऐड नहीं हुआ, उसकी वजह से भी इंडिया को अप्रिशिएट में भी किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिकन को दे हैड टू गो फॉर ऑकस ऑस्ट्रेलिया यूएस यूके का जो अलायंस बना, और उसमें मिलिट्री कंपोनेंट भी है। अब ये जो 2+2 है, ये इंडिया जो है वो क्वाड के तमाम ममालिक, जो भले ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, अमेरिका हो, उसके साथ वो 2+2 डायलॉग कर रहा है, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो एक डायलॉग करते हैं, और एक बड़ी पैमाने पे जो है वो इंगेजमेंट्स भी करते हैं। अब रशिया के साथ अगर ये 2+2 करते हैं, तो इसको जाहिर बात है, रशिया का एक एडवांटेज ये होगा कि वो जो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर और डिफेंस के ऊपर जो मामलात हैं, उसमें एक इनहेंस्ड कोऑपरेशन हो जाएगा। अब फिर वो ये नहीं रहेगा कि जी डिफेंस वाले अलहदा सोच रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी अलहदा सोच रहे हैं। ये बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन चाहते हैं। ये जो इंट्रोपरेबिलिटी की बात होती है कि जिस तरह आर्म फोर्सेस के अंदर किस तरह एक दूसरे को के अंदर कनेक्शन डेवलप किया जाए, किस तरह एक दूसरे के साथ मिलके काम किया जाए, ये इसी तरह डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी को मिला के काम करने की एक चीज है, जिसको इंडिया ऑलरेडी बाकी ममालिक के साथ भी कर रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो रशिया के साथ भी इस चीज को इंट्रोड्यूस करा रहा है कि हाँ भाई हम ये चीज करेंगे। अब इसमें आके जो अगर आप समझें कि रशियंस के लिए तो ये बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि वो समझते हैं कि रशिया के साथ एक स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और ये जो 2+2 फॉर्मेट है, इसमें जो आउटस्टैंडिंग एक दूसरे के दरमियान को मामलात थे वो उसको एड्रेस कर लेंगे। और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, इसको रशियंस भी इंजॉय करेंगे, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि पिछले 10 सालों में $20 अरब का इंडिया ने असला खरीदा है। तो ये इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, क्योंकि अमेरिका के अंदर वो जो ब्यूरोक्रेटिक एक एनवायरनमेंट है, जिसमें आप समझते हैं कि कांग्रेस कुछ कह रही होती है, स्टेट डिपार्टमेंट कुछ है, डिफेंस कुछ है, तो वो क्योंकि वहां वो सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का जो रहता है, तो उसमें जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव है, दे ट्राई टू ओवरलैप एक दूसरे की पावर के ऊपर, वो करते रहते हैं, और वहां पे कांग्रेस अपनी चीजें मनवाती रहती है। लेकिन रशियंस में तो नहीं, वहां पे तो वन मैन शो है, दे गो एंड दे गेट इट डन। सो ये जो चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक रशिया को होगा, एडवांटेज होगा। और दूसरा ये है कि इंडिया, रशिया दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि वो रशिया उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो चाइना को भी पैगाम दे रहा है कि भाई तुम्हारी इंडिया रशिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, बट दैट डज नॉट मीन कि वी हैव बाईपास्ड रशिया। सिर्फ एक चीज वो कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इंडिया चाइना एनिमोसिटी, जो जो राइवलरी है, वो एक दूसरे के थोड़े सामने आ गए हैं बिकॉज ऑफ दिस एलएसी क्राइसिस। और जो दोनों ममालिक एलएसी के ऊपर मिलिट्री हार्डवेयर पहुंचा रहे हैं, और वहां पे वेपन्स की पहुंच हो रही है। और दूसरा ये है कि इंडिया हैज गॉन इनटू क्वाड, ये एक डेवलपमेंट हुई है। और मेरा ख्याल है कि दी चाइनीज वांटेड कि हम इंडिया पे जरा प्रेशर डालें कि एलएसी के ऊपर जरा इनको, इनके रिसोर्सेज इनको एग्जॉस्ट कराएं। इसीलिए बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर कह रहे हैं कि द इंडियन शुड नॉट हैव इन्वेस्टेड, और इंडिया शुड नॉट हैव फॉट विद द, ये जो टेररिज्म की बात कर करके जी के, वो जो कश्मीर के अंदर टेररिज्म है उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए था। दे शुड हैव प्रिपेयर्ड अगेंस्ट चाइना, चाइना के अगेंस्ट प्रिपेयर करना चाहिए था, बिकॉज चाइना जो है वो एक बड़ा थ्रेट है एज कंपेयर टू व्हाट मेनी इन इंडियंस। इंडियन सरकार तो ये समझती है कि जो सबसे बड़ा थ्रेट है फॉर देम, दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी, दैट इज कश्मीर, और वहां पे जो फ्रीडम मूवमेंट है और जिहाद और वो सारा कुछ चल रहा है। लेकिन इंडिया के अंदर लोग कहते हैं कि नहीं, दे शुड हैव प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स फॉर चाइना। सो अभी उनको प्रिपेयर करना पड़ रहा है अगेंस्ट चाइना, बिकॉज दे आर गोइंग फॉर टू रशिया के पास जा रहे हैं S-400 के लिए, फिर राफेल लेने फ्रांस के पास चले गए, फिर जो SUVs जो हैं, क्या नाम है उसका, एरियल व्हीकल, जो ड्रोन्स हैं, वो उसके लिए वो इसराइल के पास जा रहे हैं। तो ये जो इतनी मिलिट्री शॉपिंग इंडिया कर रहा है, दे शुड हैव डन इट लॉन्ग बिफोर। और जिस तरह फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो ये जो चीजें हैं, ये वो समझते हैं कि थोड़ी इंडिया ने डिले कर दी है। दिस इज, देयर आर मेनी पीपल हु बिलीव
कि इंडियन मिलिट्री ने थोड़ा इसको डिले कर दिया, उसकी वजह यह है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उनका फोकस पाकिस्तान था, उनका फोकस उस तरह चाइना के ऊपर नहीं था, और दे वर थिंकिंग इट फ्रॉम डिफरेंट वे। लेकिन ये पिछले 5 सालों में दे स्टार्टेड थिंकिंग फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस, एंड दैट लेंस इज ग्लोबल लेंस, दैट लेंस इज थिंकिंग गोइंग ग्लोबल, अमेरिका, रशिया, चाइना, यूरोप, और वो जो एक नरेंद्र मोदी ने एक ऑरा डेवलप किया है उसकी तरफ वो लेके जाना चाह रहे हैं कि हमें उधर जाना चाहिए था, ना कि हम पाकिस्तान से जिन्होंने कहते हैं ना सिर फा के बह जाना। इस सिर फाना जो है ना, दिस इज, ये हमारा यहाँ पे जो इस जिस खिते में हम रहते हैं, ऐसे सिर फा लेने होने हैं एवं ही। तो एनी हो, ये जो चीजें हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी तो है सबके लिए, एक मल्टीलैटरल इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर बेसिकली रशिया और इंडिया जो है म्यूचुअल इंटरेस्ट शो करना चाह रहे हैं, और ये जो वेपन्स की प्रोक्योरमेंट होगी और जो इश्यूज हैं उनके ऊपर एक जॉइंट कम्युनिके भी आएगा। इंडिया क्वाड के साथ, जिस तरह मैंने पहले कहा, कर रहा है, और इंडो चाइना बॉर्डर एरिया के ऊपर रशिया कैन मेक इट ब्रेक थ्रू करा सकता है इंडिया और चाइना के बीच में। लेकिन एक चीज याद रखिए, जितने ज्यादा, जिन पंजाबी कहते हैं ना चीनी डूंगे ने, जितने चीनी डूंगे हैं, जितने दे आर वेरी डीप, they won't just listen to Russia while solving the bilateral problems between India and China. वो क्या करेंगे कि वो they will keep pushing India for so that they can go and exhaust their defense equipment, और वो पैसा वगैरह वहां पे लगाते रहे, ठीक है। और रशियंस भी नहीं चाहेंगे कि इंडिया चाइना के मामला ठीक हो, ताकि असला तो बिकता रहे। बेशक वो पार्टनर है, लेकिन वो चाहेंगे कि जो इंडियन वल्नरेबिलिटी है ये कंटिन्यू रहे। जितनी ज्यादा इंडियन वल्नरेबल होगा, ये वल्नरेबिलिटी रहेगी, उतना ज्यादा रशिया के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और चाइना को तो ये है, उन्होंने तो कॉम्पीट करना ही करना है, बिकॉज दे आर थिंकिंग फ्रॉम एन अमेरिकन लेंस कि उनको कैसे करना है, चीजों को कॉम्पीट करना है। तो इंडिया तो बीच में, अब इंडिया तो बीच में आ जाता है उनके, ठीक है जी। सो असल में तो उन्होंने जो कॉम्पीट करना है वो अमेरिका के साथ कॉम्पीट करना है, लेकिन इंडिया इस तरह बीच में आ जाता है कि बिकॉज इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द क्वाड। तो ये जो चीजें हैं ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं, जिसको समझना है कि रशिया नहीं चाहता कि इंडिया और चाइना के मामला ठीक हों, लेकिन इंडिया जो है वो रशिया को एलोर करना चाहता है, उसको विन ओवर करना चाहता है, ताकि वो बिल्कुल चाइना के ट्रैप में ना चला जाए और चाइना को असला ना देता रहे। क्योंकि इंडिया चाइना रशिया का असला इस तरह का है कि वो सबके लिए काबिल कबूल है, वो जो क्या उसे बोलते हैं, वो चाइना के लिए भी काबिल कबूल है। दे हैव ऑलरेडी गॉट S-400 एंड ऑल दैट। सो ये जो चीजें हैं कि ऊपर से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी एक इम्पॉर्टेंट है चाइना के लिए, जिसके लिए चाइना अपनी मिलिट्री मसल छुरियां चाकू तेज करता है पे। द इंडियंस अंडरस्टैंड वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट, बट इंडियंस आर पार्ट ऑफ दैट द बिगर थिंग। वो जो एक बड़ी चीज है उसका वो हिस्सा है। सो मेरे ख्याल में कि ये जो अभी 2+2 डायलॉग होगा, ये इंडिया को एक एडवांटेज देगा विद जापान, विद रशिया, विद ऑस्ट्रेलिया एंड विद द अमेरिकन्स। और अमेरिकन्स को एक पैगाम चला गया भाई कि इस साढ़े कल्याण ने नहीं, दे हैव टू गो फॉर अदर्स। सो ये जो चीजें हैं ये ऑब्वियसली एक है जिसको, एंड अबव ऑल जिसे वो कहते हैं ना कि लास्ट टाइम भी मेरे साथ मेरे चैनल पे एक प्रोफेसर साहब आए थे जो कह रहे थे कि द मोर नरेंद्र मोदी गोज फॉर अ मिलिट्री शॉपिंग, द बेटर इट एनहांसेस द इमेज ऑफ नरेंद्र मोदी एज ए चौकीदार। वो जो पिछले 2014 से 19 का टेन्योर था ना, जिसमें नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे थे चौकीदार चौकीदार की बात आती थी कि ये है वो बंदा जो कर सकता है आपको, और ऑपोजिशन भी इतनी स्ट्रांग नजर इस वक्त नहीं आ रही इंडिया के अंदर जितनी शायद उनको होना चाहिए था। तो जिसकी वजह से ये एक है कि ये अगर वो S-400 लेते हैं, वो AK-203 राइफल लेते हैं, विच इज एन एडवांस वर्जन ऑफ AK-47, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन रशिया परेशान भी है, आपको एक बात बताऊं, वो परेशान इसलिए है कि भाई 53% जो वेपन्स रशिया इंडिया को दे रहा था वो अब नीचे जा रहा है, यानी कि 53% फॉल हुआ है इनार्म्स एक्सपोर्ट टू इंडिया। क्योंकि इंडिया किसके पास चला गया? इंडिया चला गया फ्रांस के पास, इंडिया चला गया क्या नाम है उसका, अमेरिका के पास, इंडिया चला गया यूके के पास, इंडिया चला गया इसराइल के पास। तो ये चीजें जो हैं
ये फिर इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम ज़रूर है, जिसको इंडियन समझते हैं, रशियन समझेंगे कि भाई इसको वापस लाके इन्हों घेरो। वो जो घेरना होता है ना, इट मीन्स कि भाई इनको अगर ना घेरा, तो ये ना हो कि ये उनके कंप्लीट उनके फ़ोल्ड में चले जाएँ। लेकिन क्या अमेरिका इंडिया को जो कैपेसिटी उसकी एनहांस करना चाह रहा है, ठीक है? जो उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, ये क्या एक अल्टरनेट बन सकता है मिडल ईस्ट का? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या इंडिया मिडल ईस्ट का अल्टरनेट बन सकता है अमेरिका का? क्योंकि जैसे मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो में कहा था कि राफेल रशिया में यूएई में जा रहे हैं। सो अमेरिकन इक्विपमेंट जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, लेकिन अदर पार्टनर्स आर आल्सो इमर्जिंग। बाकी भी जवान अपनी छुरियां चला तेज कर रहे हैं, बिकॉज दे बिलीव कि भाई हमें असला खरीदना चाहिए। सो इंडिया को जितना असला चाहिए एज फॉर चाइना, वो असला जो है वो ये होगा कि इंडिया क्या मिडिल ईस्ट की मार्केट को रिप्लेस कर रहा है? कल को कोई इस तरह की चीज तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह अमेरिका जो है इंडिया को मिडिल ईस्ट में लेके जाना चाहता है, ठीक है? एक वो इंडियन सिंपोजियम के भी ऊपर भी बात हो रही थी। आई कुडंट फाइंड टाइम टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। वो सिंपोजियम हो रहा है जहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो रही थी, वो उस पे मैं कोशिश करूंगा कि बात करूं। सो ये जो चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि अमेरिकन आर लुकिंग इट वेरी केयरफुली। और ये जो रशिया की यहाँ पे पेनिट्रेशन है इंडिया के अंदर, और सुनने में आ रहा है कि ये वन टाइम वेवर जो है वो दे रहे हैं इंडिया को S-400 का, लेकिन मे बी नेक्स्ट टाइम वो ना दें। लेकिन एनी हाउ it depends कि क्या फ्यूचर सिचुएशन होती है, लेकिन दिस विजिट ऑफ प्रेसिडेंट पुतिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनहांसिंग इंडियाज रोल और डिफेंस प्रोक्योरमेंट और इन चीजों को। और जो 53% डिक्लाइन हुआ है रशिया का वेपन एक्सपोर्ट टू क्या नाम है इंडिया, उसको भी दे वांट टू लुक इनटू वेरी केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।